आप लोगों के साथ स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में आज कतिपय कारणों से आज कतिपय कारणों से 8 बजे नहीं आकर 9 बजे आना पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने पहले प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बना लिया होगा और आज हम लोग प्रोनाउंसिएशन चैप्टर के साथ ही साथ दूसरे चैप्टर पर आएंगे, स्पोकन इंग्लिश वाले चैप्टर पर। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आज के जो क्लास होंगे स्पोकन इंग्लिश का, उसे देखकर आप निश्चित रूपेण अंग्रेजी में कन्वर्सेशन करने लगेंगे आज से ही। तो बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं स्पोकन के पहले प्रोनाउंसिएशन का वह क्लास, जिसके कारण आप लोगों की उच्चारण में शुद्धता होगी और उसके बाद फिर बोलने का क्लास होगा स्पोकन इंग्लिश का। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल तक एन तक की पढ़ाई कर ली थी। अब हम लोगों को एन से आगे का क्लास अभी से शुरू होगा। तो ऑब्वियस है कि एन से आगे कंसोनेंट में पी आता है, तो ये पी मैं कोशिश करूंगा बड़ा लिखने का, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए। पी का एक ही साउंड होता है पो, चाहे कहीं भी आप पी को रखेंगे तो पी का एक ही साउंड होगा पो। जैसे आप पी को शुरू में रखते हैं, पी को लास्ट में रखते हैं, बीच में भी है तो पापा कहते हैं। यानी पी का दोनों तरफ बीच में रहे, शुरू में रहे, अंत में रहे, पी का उच्चारण पो ही होगा। एक और वर्ड देख लीजिए, जैसे पी यू डबल पी वाई, इसको हम लोग पप्पी कहते हैं और पप्पी का मतलब कुत्ते का बच्चा होता है। कुत्ते के बच्चे को हम पप्पी कहते हैं। अब पी का साउंड तो आप समझ गए कि पी का साउंड पो होता है। अब बात आती है कि क्या पी कभी साइलेंट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पी साइलेंट हो सकता है। कहाँ साइलेंट होगा ये देखिए। और यदि किसी भी तरह का कोई त्रुटि आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को जरूर डालें, ताकि चंदन सर और मिश्रा जी दोनों इस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं और ये ऑपरेशन हम तक कम्युनिकेट हो जाएगी और मैं उसे तत्काल तत्क्षण सुधार लूंगा। तो आप लोगों को यदि आवाज में त्रुटि आ रही हो, विजुअल में त्रुटि आ रही हो, या फिर फॉन्ट नहीं दिख रहा हो, तो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट अवश्य करें। और हमारे चंदन सर का आग्रह है कि आप लोग शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी और लोग घर बैठे अंग्रेजी में शुद्धता के साथ प्रवीणता हासिल कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और पी के साइलेंट एटीट्यूड पर चर्चा करता हूं। तो आप देखेंगे कि साइलेंट एटीट्यूड ऑफ पी, पी कब साइलेंट हो जाएगा? बहुत ही मजेदार है ये, बहुत ही मजेदार है कि पी कब साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट एटीट्यूड ऑफ पी में आप देख लीजिए कि पी के बाद यदि एन एस या टी लगा हुआ रहे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि पी के बाद एन एस या टी लगा हुआ रहे तो पी साइलेंट हो जाता है। यदि पी के बाद एन एस या टी रहे तो पी साइलेंट हो जाता है। बचपन में आप लोगों ने एक शब्द जरूर सुना होगा और आपके शिक्षकों ने कहा होगा कि इसे याद कर लो, रट लो। ये पी निमोनिया नहीं, निमोनिया है। पी एन ई यू एम ओ एन आई ए। और आपके शिक्षकों ने इस पर जोर डाला होगा कि इसको देखो, ये शब्द ऐसा है कि इसमें पिनोमोनिया नहीं पढ़कर हम निमोनिया पढ़ते हैं। आज आप जान लीजिएगा कि हम इसको निमोनिया क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पी के बाद एन आया है, इस कारण से पी साइलेंट हो गया। चूंकि पी के बाद एन आने के कारण पी साइलेंट हुआ है, इसलिए इसे हम पी निमोनिया नहीं पढ़कर निमोनिया पढ़ते हैं। और निमोनिया का मतलब होता है शीत ज्वर। न्यूमोनिया का अर्थ होता है शीत ज्वर, यानी जाड़ा देते जब बुखार आता है
उसे हम न्यूमोनिया कहते हैं। अब आपने समझा कि इसको हम पी न्यूमोनिया क्यों नहीं कहते हैं। इससे संबंधित कई सारे वर्ड है, मैं प्रोजेक्ट के रूप में आप लोगों को बोलूंगा कि आप उन जरूर डिक्शनरी से ढूंढ कर निकालें। न्यूमेटिक है तो पी के बाद एन आएगा तो पी साइलेंट हो जाएगा। अब दूसरे पर हम लोग आते हैं कि यदि पी के बाद एस आए तो क्या होगा। दोस्तों पी के बाद यदि एस रहे उस स्थिति में भी पी साइलेंट हो जाएगा। पी के बाद एस रहने पर साइलेंट होगा, जैसे पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी, पी एस वाई एल ओ जी वाई। इसको हम लोग पिस्कोलॉजी नहीं पढ़कर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कारण कि पी के बाद एस है, इसलिए हम इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसका मतलब मनोविज्ञान होता है। अब आप लोग मतलब मनोविज्ञान ही क्यों होता है तो आप जानिए, मजा आएगा। ये ग्रीक वर्ड साइकी से लिया गया है। साइकी का स्पेलिंग होता है पी एस। जो साइकी है, साइकी का मतलब मन होता है, होता है। किसी भी शब्द में पी एस वाई लगा हुआ रहे, पी एस वाई, तो आप समझ लीजिए वह कोई शब्द होगा। इसीलिए साइकी से ही साइकोलॉजी बनता है, साइकी से ही साइकियाट्रिस्ट बनता है, साइकी से ही साइकोलॉजिस्ट बनता है। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि पी के बाद यदि एस लगा हुआ रहे तो पी साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए पी के बाद टी को रख करके आप लोगों ने बचपन से इस कोशिश की होगी। RECEPT, ये जो शब्द है RECEPT, यहाँ गौर करें आप कि P और T एक साथ आया है, इस कारण से P साइलेंट हो गया है, इसलिए इसका शुद्ध उच्चारण होगा रिसीट। शुद्ध उच्चारण होगा रिसीट, लेकिन अमूमन लोग इसे रिसिप्ट पढ़ देते हैं, जो गलत है। इसका उच्चारण रिसीट होगा, रिसिप्ट नहीं हो सकता है। रिसीट का मतलब रसीद होता है। दूसरा एक शब्द और आप देख सकते हैं कि PTERIS, इसको आप पिट्रिस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि P के बाद T आ गया है, इसलिए ये P साइलेंट हो जाएगा, इसलिए इसको हम टेरिस पढ़ते हैं, पिट्रिस नहीं पढ़ते हैं। टेरिस का मतलब फर्न की एक प्रजाति होता है, नागफनी की एक प्रजाति को हम टेरिस कहते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि P के बाद जो T आता है क्या सर्वत्र साइलेंट होता है? तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए आप। P के बाद सिर्फ P के बाद T रहे तो P साइलेंट हो जाएगा, निश्चित रूप से साइलेंट हो जाएगा। लेकिन यदि एक साथ C E P का सबसे आएंगे तो संभवतः राइटिंग, तो मैं कह रहा था रहे तो ऐसी स्थिति में ये P है हो जाता है। तो आपने क्या समझा कि यदि P और T रहेगा तो P साइलेंट हो जाएगा, लेकिन एक साथ यदि CEPT रहेगा तो P साइलेंट नहीं होगा। जैसे CONCEPT, अब इसका उच्चारण आप देखेंगे तो होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब सोच या फिर विचार होता है। अब गौर करिए कि एक साथ CEPT आया, इसलिए P का उच्चारण आधा प हो गया। इस तरह के कई सारे शब्द हैं, लेकिन इन दो शब्दों पर मैं आप लोगों का ध्यान अवश्य लाना चाहूंगा। एक है ACCEPT और एक है EXCEPT। दोनों जगह CEPT आया है और अमूमन आप लोगों ने इन दोनों शब्दों को
आज तक एक जैसा ही उच्चारित किया है। अब आप महसूस करेंगे यदि उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि होगी तो अर्थ का कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसका उच्चारण होता है एक्सेप्ट। गौर करें आप, इसका उच्चारण होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकारना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकारना, और इसका उच्चारण होता है एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावे, के सिवाय। अब आप यदि एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट बोल देते हैं तो सोच लीजिए कि कितना अनर्गल स्थिति पैदा होगी और अर्थ का कितना भयानक अनर्थ हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना होता है। यदि आपको कोई चीज ऑफर किया जा रहा हो तो आप कह सकते हैं कि आई डू एक्सेप्ट योर ऑफर, मतलब मैं आपके ऑफर को स्वीकार करता हूँ। लेकिन यदि आपने कह दिया कि आई डू एक्सेप्ट योर ऑफर, अर्थ हो जाएगा कोई अर्थ ही नहीं होगा। ये सेंटेंस आपका पूर्णतः अर्थहीन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों उच्चारण बहुत गंभीर चीज है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इसको गंभीरता से लेंगे आप। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रोजेक्ट के रूप में मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग ये CPT वाले कम से कम 10 वर्ड जरूर खोजेंगे जहां P साइलेंट नहीं होता है। तो आप लोग P को तो समझ गए होंगे निश्चित रूप में। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग P के उच्चारण और P के साइलेंट एटीट्यूड को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं एक और लेटर की तरफ, और वह लेटर है Q। अब आप देखेंगे ये Q का 2 साउंड होता है दोस्तों। शुरू में यदि इसको आप रख देते हैं तो ये क का साउंड देता है, आधा क व संयुक्त। लेकिन यदि आप इसको बीच या अंत में रखते हैं इसका उच्चारण क हो जाता है। तो आप लोग इसको देखिए, जैसे आप लोग बचपन से QUEEN क्वीन पढ़ते आए हैं, और क्वीन का मतलब तो सीधे जानते होंगे कि रानी होता है। Q यहाँ शुरू में था तो उच्चारण कुआ का हुआ है। अब इसको हम अंत में रख के देखते हैं, CHEQUE। आप लोगों को यदि बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, और सर हमारे पूरा नजदीक और लेटर को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, क्योंकि मैं बैक कैमरा में बैठा हूं, आप लोगों की समस्याओं को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन हमारे बिग सर हमारे सामने बैठे हैं और वो उन समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए ही तन्मयता से आप लोगों के कमेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं। और इनका भी कहना है, प्रिंसिपल सर का भी कहना है कि आप लोग ढेर से ढेर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक व्यक्तियों तक ये क्लास जा सके और वे भी घर बैठे अंग्रेजी में प्रवीणता हासिल कर सके। तो आप देखिए ये चेक, यहाँ क्यू जो है लास्ट में है, इसीलिए इसका उच्चारण क हो जाता है, चेक। और इस चेक का अर्थ आज तक शायद आप लोगों ने कंफ्यूजन में रहे होंगे। आप चेक समझते तो हैं जिससे पैसा निकालने बैंक जाते हैं, लेकिन यदि आप इसका हिंदी जानने की बात करें तो हमारे बहुत मित्रों को, दोस्तों को इसका हिंदी पता नहीं है। और इसका हिंदी बहुत ही अच्छा है। बचपन में जब माँ डांटती थी कि आप बहुत ज़्यादा समय कहीं लगा देते थे, तो डांटते हुए कहती थी क्या वह नाना का हुंडी रखा हुआ था। तो उस समय शायद ये समझ में नहीं आती होगी आप लोगों को, क्योंकि चेक का शुद्ध हिंदी हुंडी होता है। चेक का शुद्ध हिंदी हुंडी होता है, और चेक को जो एक्सचेंज करने जाते हैं उसे अंतहरण कहा जाता है। इसीलिए यदि आप शुद्ध रूप से चेक को एक्सचेंज करवाने की बात करेंगे तो ये हुंडी अंतहरण के रूप में माना जाएगा। इसीलिए आज से चेक का मतलब आप समझ गए हिंदी में, ये हुंडी होता है। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सी चीज है कि आज तक आप लोगों ने कभी क्यू को बिना यू का देखा है? मुझे विश्वास है कि शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्यू की ये जो खासियत है, ये बड़ा विचित्र खासियत है कि क्यू हमेशा यू के साथ आता है।
लेकिन 5 ऐसे शब्द हैं जहां क्यू बिना यू के आता है। क्यू हमेशा यू के साथ आता है, लेकिन 5 एक ऐसे शब्द हैं जहां क्यू बिना यू के आता है। आप जरूर जानना चाहेंगे उन 5 शब्दों को। तो मैं पहले ये बता दूं कि क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू, followed by u. Q is always followed by u, but 6 words. But 6 words का मतलब, अंग्रेजी में हम लोग जब भी कुछ कहते हैं उसके आगे यदि वर्ड जोड़ दें, बट जोड़ दें, तो मतलब हो जाता है कि आने वाला चीज जो है वो विरोधाभासी है। मतलब Q के बाद हमेशा U लगता है, लेकिन 6 शब्दों को छोड़कर। Q के बाद U लगता है, लेकिन 6 शब्दों को छोड़कर। तो आज उन 6 शब्दों को आप जान लें, और उनके बाद आप जब भी Q लिखें तो U के साथ ही लिखें। देखें, पहला वर्ड है Q A N A T। यहां Q U के बिना आया है, Q A N A T। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वाइनेट। क्वाइनेट, और क्वाइनेट का मतलब होता है सिंचाई के लिए भूमिगत नल। सिंचाई के लिए भूमिगत नल। यदि आप लोगों को फॉन्ट दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि आप लोगों को इस तकलीफ से मुक्ति दिलाया जा सके। बिल्कुल नहीं दिख रही है लिखावट, मैं तो साउंड से काम चलाता हूं। तो लिखावट देखने के लिए मैं चाहूंगा कि इसको नजदीक से लिया जाए फॉन्ट को, ताकि नजदीक। तो मैंने लिखा है QANAT, और क्वाइनेट का मतलब होता है सिंचाई के लिए भूमिगत जल, नल, भूमिगत नल। दूसरा वर्ड है QAJAR। दूसरा वर्ड जहां Q के बाद U नहीं आता है वो है QAJAR, और इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वेजा। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वेजा, और क्वेजा ईरान के एक शासक वंश का नाम है। ईरान की एक शासक वंश। तो आपने देखा कि Q के बाद बिना U का पहला वर्ड था क्वाइनेट, और दूसरा वर्ड है क्वेजा। तीसरा वर्ड के रूप में यदि आप आते हैं तो QATAR। ये कतर कहा जाता है, और यह देश का नाम है जिसकी राजधानी दोहा है। तीसरे वर्ड के रूप में QATAR कतर है, और कतर की राजधानी दोहा है। चौथा वर्ड भी देश का ही नाम है IRAQ। इसको हम लोग इराक पढ़ते हैं। यहां भी Q के बाद U नहीं आया है। नेक्स्ट, पांचवा और छठा वर्ड्स आप देखें। आप लोगों ने कीबोर्ड जरूर देखा होगा, उसको कहा जाता है क्वेर्टी कीबोर्ड, QWERTY। इसको क्वेर्टी पढ़ते हैं, और क्वेर्टी का मतलब होता है ऐसा कीबोर्ड जिसके ऊपरी भाग पर आप देखेंगे लिखा हुआ QWERTY। इसीलिए इस तरह के कीबोर्ड को क्वेर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। यहां भी Q के बाद W नहीं आया है। और छठा और अंतिम वर्ड बड़ा ही रोचक है, क्योंकि यह वर्ड उस देश से लिया गया है जिससे आज हमें सबसे ज्यादा नफरत है, और उस देश का नाम चीन है। क्योंकि हमको लगता है, हम सबको लगता है कि कोरोना वायरस चीन ने फैला दिया है। तो ये छठा वर्ड है चिगुंग, QIGONG। इसको पढ़ा जाता है चिगुंग, और चिगुंग का मतलब होता है सांस लेने की विधि। जिस तरह से अपने सांस लेने की विधि, आप लोगों ने कपाल भारती का नाम सुना होगा, जो हमारे रामदेव बाबा के द्वारा यहाँ आयोजित होते हैं।
इसी तरह के सांस लेने की एक खास विधि चाइना में भी प्रचलित है, जिसे चिगुंग कहा जाता है। और इस वर्ड का स्पेलिंग होता है QIGONG। तो आपने देखा कि Q के बाद 99.9999% U अवश्य आता है, लेकिन मात्र 6 ऐसे शब्द हैं जहां बिना U का भी Q आता है। अब आप लोग इससे पहले कि आप लोग सवाल उठाएं कि सर इसमें से बहुत सारे तो प्रॉपर नाउन थे, लेकिन जो प्रॉपर नाउन लेक्सिकल मीनिंग देने लगता है, यानी जिस प्रॉपर नाउन को हम डिक्शनरी में समाहित कर देते हैं, वो वर्ड्स भी कहलाते हैं। इसलिए लेक्सिकली क्यू मात्र 6 ऐसे जगहों पर बिना यू के आते हैं, अन्यथा क्यू हमेशा यू के साथ आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने जो शुरू किया था पी क्यू, इसे पूरी तरह से समझ लिया होगा। एक और लेटर पे हम चर्चा करेंगे और वह लेटर है आर। देखिए आर का साउंड हमेशा रॉ होता है। आप आर लिखते हैं, ये अंग्रेजी में रॉ का साउंड देता है। आर रॉ का साउंड देता है, आप कहीं भी लिखेंगे। लेकिन देखिए लिखावट को देखिए, आप कैपिटल आर लिखा, आपने ए लिखा और एम लिखा, स्मॉल आर लिखा, ए लिखा और एम लिखा। अब दोनों के साउंड में अंतर को महसूस कीजिए। ऊपर वाला वर्ड को आप राम पढ़ते हैं, राम मतलब लड़का, राम मतलब हमारे प्रभु श्री राम। लेकिन नीचे वाला को हम रैम पढ़ते हैं, RAM को स्मॉल लेटर में लिखने पर हम रैम पढ़ते हैं, और इस रैम का मतलब हो जाता है भेड़ा। तो राम रैम अंतर आपने महसूस कर लिया होगा। राम और रैम में क्या अंतर है ये आप महसूस कर लिए होंगे। इसलिए लिखावट में भी ध्यान रखना है, उच्चारण में भी ध्यान रखना है। अब बात आती है साइलेंट एटीट्यूड ऑफ आर। तो दोस्तों जनरली ब्रिटिश इंग्लिश की बात छोड़ दें यदि, तो अमेरिकन और इंडियन इंग्लिश में आर साइलेंट नहीं होता है। इंडियन और अमेरिकन इंग्लिश में आर साइलेंट नहीं होता है। लेकिन यदि ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, इन द ब्रिटिश, BR मतलब ब्रिटिश, E मतलब इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन मतलब साउंड। इन द ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वावेल, ए वाइल प्लस यदि आर लगा हुआ रहे तो ये आर साइलेंट हो जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में यदि वाइल के बाद आर आ जाए तो इस आर का कोई साउंड नहीं होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश में आर साइलेंट नहीं होता है। लेकिन यदि ब्रिटिश इंग्लिश की बात की जाए तो वाइल के बाद आने वाला आर निश्चित रूप से साइलेंट हो जाता है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप अमूमन लिखते हैं ARE, तो इसका उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में होता है आ। ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण होता है आ। जैसे वी आर फ्रॉम इंडिया, यदि आपको कहना है कि हम लोग भारत से हैं तो आपको कहना होगा वी आर फ्रॉम इंडिया। वी आर फ्रॉम इंडिया मतलब यहाँ वावेल के बाद जो आर आया था ये साइलेंट हो गया, वावेल के बाद आने वाला आर साइलेंट हो जाता है। उसी तरह से SISTER, अब इसका उच्चारण यदि ब्रिटिश इंग्लिश में आप करते हैं तो ये होता है सिस्टर, इसका उच्चारण होता है सिस्टर, सिस्टर नहीं होता है। आप लिसनिंग डिक्शनरी में इसको 2-4 बार अवश्य सुन लें। यहां देखिए कि ई के बाद आर आया था इसलिए साइलेंट हो गया है। तीसरा वर्ड है SIR, इसका उच्चारण सर नहीं होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, स होता है, यस सर। आप यदि गंभीरता से गौर से देखेंगे तो वे आयुराम आहिया स, यानी सर नहीं होता है, श होता है।
यहाँ आई के बाद आर था, साइलेंट हो गया। उसी तरह से FOR, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इस शब्द का भी गलत प्रोनाउंसिएशन किया है। यदि आपको ये कहना है कि यह वस्तु आपके लिए है, आप यदि ऐसा बोल देते हैं कि दिस इज फॉर यू, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि FOR का उच्चारण क्या होता है? फो, आधा ओ, फो। दिस इज फोर नहीं कह सकते हैं, दिस इज फॉर कर सकते हैं, या तो फो आधा ओ है या सीधे फॉर है। इसका मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब के लिए। और FOUR यदि रहे तो इसको आप फो पढ़ेंगे, फो मतलब चार होता है, या FORE रहे तब भी आप इसको फो पढ़ते हैं, फो मतलब आगे या पहले होता है। इसी से फॉर्मर फॉरमोस्ट बनता है, आप कहते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो अब आप यदि FOR को फो पढ़ देंगे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि FOR का उच्चारण फो होता है, फो नहीं होता है। FOUR का उच्चारण फो होता है, FORE का उच्चारण फो होता है, लेकिन FOR का उच्चारण कतई फो नहीं हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि ब्रिटिश इंग्लिश में वायल के बाद आने वाला आर साइलेंट हो जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग स्पोकन इंग्लिश की तरफ प्रोसीड करेंगे, और मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि आप लोगों को तन्मयता से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कंप्लीट मैथमेटिकल प्रोसेस पर होगा, जहां आपको अंग्रेजी से ही अंग्रेजी बोलना सिखा दिया जाएगा। ट्रांसलेशन बनाने की कतई नौबत नहीं आएगी, ना रटने की जरूरत है, ना याद करने का झंझट है। बस समझना है, और समझने के बाद आप उसे सिर्फ एक मासूम शिशु के तरह, एक अच्छे आज्ञाकारी छात्र के तरह अपने कॉपी पर उतार लेंगे। मैं पैकेज भी तुरंत कमेंट बॉक्स में दूंगा, क्लास खत्म होते ही मैं पैकेज दूंगा, और पैकेज का सॉल्यूशन भी कल दूंगा। आज पैकेज दूंगा ताकि आप लोग कोशिश कर सकें, और कल आप लोगों की कोशिश के बाद पैकेज का सॉल्यूशन दूंगा, जो आप सिर्फ उतार भी लें कॉपी पर, तो मेरी गारंटी होगी कि आप अंग्रेजी आसानी से सीख जाएंगे। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। बोर्ड की स्थिति के लिए मैं सर से आग्रह करूंगा कि कैमरा को अब बोर्ड पर फोकस किया जाए। डिजिटल कैमरा से डिजिटल अब S1 में आपसे कोई पूछता है कि एक्सक्यूज मी एक्स मतलब आप जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो एक अननोन एक्स होगा और दूसरा अननोन वाई होगा। सवाल है वेयर हैव यू बीन, फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां देखिए फॉर का उच्चारण हुआ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सवाल फिर से देख लीजिए, आप लोग अपने कॉपी पर लिखिए, बोर्ड नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉपी पर उतार सकते हैं। S1 यानी स्पीकर 1 बोलता है एक्सक्यूज मी एक्स वेयर हैव यू बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्सक्यूज मी एक्स वेयर हैव यू बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये S1 का सवाल था। मान लीजिए ये सवाल आपसे हुई है, आप इसका जवाब S2 के रूप में क्या देंगे? आप कहेंगे कि आई हैव बीन बिजी, I have been busy in my studies, and what about you? अब चूंकि आप यदि X हैं तो आपका पार्टनर Y होगा, तो आपने उसको जवाब दिया कि I have been busy in my studies and what about you Y? अब मान लीजिए S1 के रूप में यदि राम है और S2 के रूप में सीता है, तो दोनों के बीच कैसे कन्वर्सेशन होगा? राम पूछ रहा है एक्सक्यूज मी सीता वेयर हैव यू बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सीता जवाब दे रही है आई हैव बीन बिजी इन माय स्टडीज
एंड व्हाट अबाउट यू राम? अब तो आप लोग समझ गए होंगे एक्स वाई में क्या पुट करना है। अब जब ये कह रहा है कि मैं बिजी हूं, तो सामने वाला क्या कहेगा कि मैं फालतू हूं? तो वो कहेगा आई वाज आल्सो क्वाइट engaged in my studies या in my examination कह दिया वो। उसने जवाब दिया कि I was also quite engaged in my examination। अब बात को खत्म करनी है। हम लोग हिंदी में बात खत्म करने के लिए अटपटे ढंग से उठते हैं, चल देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक सीक्वेंस के बाद ही हम लोग कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। तो S2 क्या जवाब देगा? Oh, that's why I haven't seen you for a week either। S2 ने कहा Oh, that's why I haven't seen you for a week either। अब हिंदी में आप समझिए चारों सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस का अर्थ है अरे भाई माफ करना, इतना दिनों से कहाँ थे तुम? तो दूसरे सेंटेंस का मतलब है मैं तो अपने पढ़ाई में व्यस्त था, आप क्या कर रहे थे? तीसरे का मतलब है मैं भी अपने एग्जाम में पूरी तरह से व्यस्त था। और चौथे का मतलब वो इसलिए आपको एक सप्ताह से देख नहीं रहे थे। आप लोग चारों सेंटेंसेस के मतलब को यदि समझ गए होंगे तो आपको ऑपरेशन करने में आसानी होगी। अब इन चारों सेंटेंसेस का ऑपरेशन होगा और पहले मैं ऑपरेशन यहाँ बोर्ड पे कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को पैकेज भी भेजूंगा और आप पैकेज को आराम से देखकर एकदम इत्मीनान से बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत यदि आप कर लें तो मेरी यह गारंटी है कि अंग्रेजी बोलने के लिए रटने, याद करने, ट्रांसलेशन बनाने आदि झंझटों से आप पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। हजारों हजार सेंटेंस आपके ब्रेन में मैं फॉर्म कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर हैव यू को अंडरलाइन करके एक नंबर आप डाल दीजिए। फॉर लॉन्ग टाइम को अंडरलाइन करके 2 नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ आई हैव को अंडरलाइन करके 3 नंबर डाल दीजिए। बीजी को अंडरलाइन करिए और 4 नंबर डाल दीजिए। इन माई स्टडीज को अंडरलाइन करिए और 5 नंबर डाल दीजिए। अबाउट यू को अंडरलाइन करिए और 6 नंबर डाल दीजिए। आई वॉज को अंडरलाइन करिए और 7 नंबर डाल दीजिए। और ये क्वाइट इंगेज्ड जो है आप गौर करिए, ऊपर में जो आपका 4 नंबर में आया है वही यहाँ 8 नंबर में आ रहा है। जो 4 नंबर में है बीजी, बीजी का ही सब्स्टिट्यूशन है क्वाइट इंगेज्ड। तो इसको आप 8 कहिए या 8/4 भी कर सकते हैं। और इनमें एग्जाम जो है ये 9 नंबर में जो आया है वो एकदम एग्जैक्ट है जो 5 नंबर में आया है। तो 9 के बदले आप 5 भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए आई हैवंट सीन यू को अंडरलाइन करिए और 10 नंबर डाल दीजिए। बात खत्म हो गई। यानी आपने क्या किया कि इन वर्ड्स को मैंने नंबर्ड कर दिया है। अब इसका ऑपरेशन करेंगे। आप गौर से देखेंगे कि इस ऑपरेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। अब 1 जो मैंने मार्क्स दिया है यहाँ हैव यू को, इस 1 में हम रख देते हैं हैज योर पापा। आप गौर कीजिए 1 में मैंने पहला टर्म रख दिया हैज योर पापा। अब आपको करना क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट करिए। आप इसको यहाँ डाल दीजिए और यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस लिखिए। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्यूज मी राम, वेयर हैज योर पापा बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नया सेंटेंस क्या बनेगा? एक्सक्यूज मी राम, वेयर हैज योर पापा बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सेंटेंस बनेगा पहला। अब यहाँ पापा के जगह आप मोम रख दीजिए। तो क्या बनेगा? एक्सक्यूज मी राम, वेयर हैज योर मोम बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर मान लीजिए यहाँ सिस्टर रख दीजिए, सर रख दीजिए, मैडम रख दीजिए या मैम रख दीजिए। आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। आप गौर करिए कि यहाँ हैज रखे हैं, इधर सिंगुलर नंबर का हम नाउन्स रख रहे हैं। यदि यहाँ हम हैव रख दें, इधर प्लूरल नंबर का हम नाउन रखेंगे, हैव योर पेरेंट्स। अब नया सवाल क्या बनेगा? एक्सक्यूज मी राम, हैव योर पेरेंट्स बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मजा आएगा आपको। आपका क्वेश्चन फॉर्मेशन स्पोकन इंग्लिश में होता क्या है?
स्पोकन इंग्लिश में यही होता है कि आप सवाल करते हैं, सामने वाला जवाब देता है। यदि आप क्वेश्चन फॉर्मेशन जान जाते हैं तो जवाब भी आप आराम से कर लेंगे उसका। तो जैसे ही आप बनाना शुरू करेंगे, हैव योर पेरेंट्स, हैव योर फ्रेंड्स, हैव योर रिलेटिव्स, इसमें आपने प्लूरल रख दिया, क्योंकि यहाँ आपने हैव रखा, इधर प्लूरल रख दिया। अब मान लीजिए राम से हमें रामू के बारे में पता करना है, तो हम यहाँ सिंगुलर रखेंगे हैज, यहाँ रामू रख दिए हम। अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी राम, वेयर हैज बीन रामू फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्सक्यूज मी राम, वेयर हैज रामू बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, रामू कहाँ था इतना दिनों से। अब रामू हो जाएगा, सोनू हो जाएगा, मोनू हो जाएगा। एक आदमी की नाम थी तो हैज रख दिया। यदि एक से ज्यादा का नाम रखना है तो हैव रखेंगे, हो जाएगा राम, रामू एंड सोनू। अब क्वेश्चन होगा, एक्सक्यूज मी अमित, वेयर हैज राम, रामू, मोनू, सोनू एंड अदर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। नया क्वेश्चन ये बनेगा। तो आपने क्या देखा कि इस एक नंबर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जितने भी वर्ड्स मैंने रखे हैं एक नंबर में, उसे देख करके आप क्वेश्चन फॉर्म कर लीजिए। कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब ऑपरेशन होगा नंबर 2 का। मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को वर्षों जो काम वर्षों में अंग्रेजी पढ़ करके लोग करेंगे, वो आप घंटों में कर लीजिए, वो आप सप्ताह के अंदर कर लीजिए। क्योंकि अंग्रेजी में जो चैप्टर्स हैं, टिपिकल चैप्टर्स, जैसे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे को पढ़ने में आपको वर्षों लग जाएंगे। वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउंस, लेकिन उतना आपको जाना ही नहीं है। मैं आप लोगों को इतना उम्दा तरीका से मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की, जिसमें आपको न तो कंजंक्शन का टेंशन होने वाला है, ना प्रीपोजिशन की चिंता आने वाली है, ना वर्ब का एग्जैक्ट यूज खोजना है। बस आपने करना क्या है, इसे आप उतारते जाएं। प्रोजेक्ट जो मैं भेजूंगा उसे बनाते जाएं, और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली बिल्कुल नहीं है। अब देखिए नंबर 2 में फॉर अ लॉन्ग टाइम है। आप गौर करिए कि ये जो फॉर है, FOR को हम फॉर पढ़ते हैं, ये फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। इसके लिए आपको बहुत लंबा पढ़ाई पढ़ना पड़ता, लेकिन आज भूल जाइए आप, भिगोया धोया और हो गया, एकदम कोई टेंशन नहीं है। ये फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। नहीं समझे होंगे पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। चलिए ये सब टर्म हम लोगों के लिए है, आप लोगों ने एकदम नहीं समझना है। फिर मैं इसको सरल भाषा में कहता हूं, मात्रा सूचक समय। मात्रा सूचक समय, ये भी समझ में नहीं आया, चलिए इसको भी भूल जाइए। मात्रा सूचक समय क्या होता है, तो अब ऐसे समझिए कि जहां समय की मात्रा तो हो लेकिन उसकी निश्चितता नहीं हो, समय की मात्रा तो हो लेकिन उसकी निश्चितता नहीं हो, उसे ही हम मात्रा सूचक समय कहते हैं। जैसे अब आप कहते हैं 6 डेज, तो 6 डेज में ये पता चलता है कौन से कौन डेज के बारे में आप बोल रहे हैं, इसलिए इसके आगे लगेगा 4। यदि आप कहते हैं 3 इयर्स, तो पता चलता है किस से किस ईयर के बारे में आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलता है, इसलिए इसके आगे भी लगेगा 4। यदि आप कहते हैं 30 मिनट्स, तो पता चलता है कौन सा 30 मिनट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, नहीं पता चलता है। यदि 30 मिनट्स की बात करेंगे आप, 30 मिनट्स को आप कैंसिल कीजिए, क्योंकि 30 मिनट्स का मतलब जनरली आप ये समझ सकते हैं कि पिछला 30 मिनट्स की बात हो रही है। लेकिन यदि आप कहते हैं 6 डेज, 3 इयर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स कहते हैं तो आपको पता चलता है कौन से 2 घंटे की बात कर रहे हैं आप। तो ऐसे जो शब्द है जिसका सिर्फ मात्रा दिख रहा हो, एग्जैक्टनेस नहीं पता चल रहा हो, उसके पहले आप फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां तक बात आती है सिंस का, सिंस का प्रयोग जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसके लिए होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम यदि आप नहीं समझे हो, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्चितता सूचक समय। निश्चितता सूचक समय यानी वह समय जो निश्चितता का बोध कराए। जैसे यदि आप कहते हैं संडे, तो निश्चितता का बोध हो रहा है।
यदि आप कहते हैं जनवरी तो निश्चितता का बोध हो रहा है। यदि आप कहते हैं मार्च, निश्चितता का बोध हो रहा है। यदि आप मॉर्निंग कहते हैं, निश्चितता का बोध हो रहा है। या अब गौर करने वाली बात क्या है कि यदि लास्ट लगा करके कोई भी समय आप दे दें, लास्ट प्लस टाइम जब भी लगाएंगे आप तो वह निश्चितता का समय बोध कराएगा। जैसे लास्ट 6 डेज कहने से निश्चित रूप से पता चलता है कि हम बात कर रहे हैं आज से पिछले 7वें दिन के बारे में, तो वो सिंस का प्रयोग हो जाएगा वहाँ। यदि लास्ट लगा करके टाइम रहे तो सिंस का प्रयोग होगा, और सिर्फ मात्रा की बात हो तो फॉर का प्रयोग होगा। ये तो आप लोग समझ गए। अब आइए नंबर 3 पर। यदि सवाल में यहाँ आपने पूछा था कि एक्सक्यूज मी राम, वे है जो पापा बिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जवाब में ये तो नहीं हो सकता है कि आई हैव बीन बिजी इन माय स्टडीज, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जवाब में यहाँ बदल जाएगा। जवाब 3 नंबर में अकॉर्डिंग टू द यूज विच हैव बीन मेड हियर, जो यूजेस आपने वहां करी है उसी के हिसाब से 3 नंबर बदलेगा। यदि पुरुष की बात थी आप कहेंगे ही हैज, यदि महिला की बात थी तो आप कहेंगे सी हैज, और यदि प्लूरल की बात थी तो आप यहाँ कहेंगे दे हैव। यानी यदि आपसे सवाल किया गया था एक्सक्यूज मी राम, वेयर हैज योर पापा बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपका जवाब होगा ही हैज बीन बिजी इन हिज ऑफिशियल वर्क। यदि पूछा गया था कि एक्सक्यूज मी राम, वेयर हैज योर मॉम बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपकी जवाब होगी कि माय मॉम हैज बीन बिजी इन हर हाउस होल्ड वर्क, या सी हैज बीन बिजी इन हर हाउस होल्ड वर्क। लेकिन यदि आपसे सवाल ये किया गया था कि एक्सक्यूज मी राम, वेयर हैव योर फ्रेंड्स बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपका जवाब होगा दे हैव बीन बिजी इन देयर स्टडीज। तो आपने देखा कि जैसा आपने यहाँ यूज किया था उसी के अकॉर्डिंगली नंबर 3 में यूज किया जाएगा। अब आइए नंबर 4 में। 4 में हर बार बीजी बीजी कितना बोलेंगे आप। यदि एक बीजी आप भूल जाते हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन वहीं रुक जाएगा। आप बोलते बोलते अंग्रेजी दिमाग में माथा पे हाथ रख के ऐसे सोचने लगेंगे। लेकिन एक बीजी की जगह यदि मैं 10 वर्ड रख दूं बीजी के जैसा ही, तो एक वर्ड आप भूलेंगे, दूसरा आराम से आ जाएगा, दूसरा भूलेंगे, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। तो आप इस जगह रख सकते हैं जैसे मेंटली एब्जॉर्ब्ड, कंप्लीटली बिजी, मेंटली एब्जॉर्ब्ड, हाईली इंगेज्ड, बहुत सारे वर्ड जो आपको पैकेज में मिलेगा, आपको यहाँ पुट कर देना है। अब इन माई स्टडीज को अकॉर्डिंग टू द जरूरत यूज कर देना, चेंज कर देना है। यदि आपकी बात थी तो आपने कहा था कि आई बीन बिजी इन माई स्टडीज, लेकिन जब आपके पापा की बात होगी तो ऐड नहीं कर सकते हैं आप, वहाँ आपको कहना होगा कि ही हैज़ बीन बिजी इन हिज, यदि वह किसान है तो कहेंगे फार्मिंग, ही हैज़ बीन बिजी इन हिज फार्मिंग। यदि नौकरी पेशा है तो आप कहेंगे ही हैज़ बीन बिजी इन हिज जॉब। यदि बिजनेसमैन है तो आप कहेंगे ही हैज़ बीन बिजी इन हिज बिजनेस। यानी अकॉर्डिंग टू द जरूरत इसका आप प्रयोग करेंगे। नंबर 5 जो कि आप पैकेज में आप पाएंगे। अब यहाँ यू है। यदि किसी ने आपके पापा के बारे में पूछा तो ये जरूरी नहीं कि आप उसके पापा के ही बारे में पूछें, आप उसके सिस्टर के बारे में, ब्रदर के बारे में, अंकल के बारे में, आंटी के बारे में पूछ सकते हैं। अब यहाँ आप जिसके बारे में पूछे हैं नंबर 6 में, वही चीज का जवाब यहाँ नंबर 7 में होगा। यदि यहाँ आपने पुरुष के बारे में पूछा है तो नंबर 7 में हो जाएगा ही वॉज। यदि महिला के बारे में पूछे हैं तो हो जाएगा सी वॉज, और यदि प्लूरल के बारे में पूछे हैं तो हो जाएगा दे वर। अब 4 नंबर में जो आपने बदला था वही 8 में आएगा, और 5 नंबर में जो बदला था वही 9 में आएगा। और अब दोस्तों इच्छुक हमारे स्पोकन क्लास के प्रशिक्षुओं, तो आप वहाँ पुरुष के लिए हिम लगाएंगे HIM, महिला के लिए हर लगाएंगे, और प्लूरल के लिए देम लगाएंगे THEM। अब आपने देखा कि 1 से लेकर 10 तक का मैंने ऑपरेशन कर दिया है। हो सकता है अभी मेरा जो संप्रेषण है, इस संप्रेषण के दौरान आप इसको फुल्ली कंप्रीहेंड नहीं कर पाए होंगे, इसलिए मैं क्लास खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में
पूरा पैकेज डाल दूंगा जिसे आप इजीली कंप्रीहेंड कर सकते हैं। और आपने करना क्या है, एक तो पहले कोशिश करने हैं खुद से बनाने के। यदि आपको थोड़ा सा भी उसमें तकलीफ बुझाए तो आप दूसरा जो कमेंट बॉक्स में फीड जाएगा, जो कि सॉल्यूशन होगा उस पैकेज का, कम से कम उसे अपने कॉपी पर अवश्य उतार लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी शिद्दत मुझे है आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने में, उतनी ही शिद्दत से आप लोग भी अंग्रेजी को सीखने की कोशिश में लगे हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर स्पोकन क्लास लाइव में। धन्यवाद।